जिस रात मेरे पति ने मुझे आधी रात को सिर्फ एक शॉल में घर से बाहर धकेल दिया, ठीक उसी रात उसके आलीशान साम्राज्य के ढहने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसे लगा था कि मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगी, रोऊंगी और अपनी इज्जत की भीख मांगते हुए दरवाजा पीटूंगे। उसे वहम था कि एक शादीशुदा औरत का वजूद और उसकी सांसें सिर्फ पति के घर की चार दीवारी में ही सुरक्षित रहती हैं। पर उसका घमंड यह देख नहीं पाया कि अपार्टमेंट के गेट पर मेरा पिता अपनी कार में यह सब लाइव देख रहे थे। उस खौफनाक रात के बाद समरेश सिंघानिया कभी किसी स्त्री के स्वाभिमान को कुचलने का ख्वाब भी नहीं देख पाया। मेरा नाम अंजलि शर्मा है, उम्र 32 साल, दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों, कड़क कचौड़ियों के स्वाद और मेट्रो के शोर के बीच पली बड़ी एक लड़की, जिसने अपनी मेहनत से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, बड़े ब्रांड के साथ काम किया और अपने हुनर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी एक अलग साख बनाई। समरेश से मेरी पहली मुलाकात 6 साल पहले बेंगलोर के एक नेशनल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में हुई थी। वह बेहद सजीला, अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ रखने वाला और बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े करने की बातें करने वाला पुरुष था। वह अक्सर मेरे काम की तारीफ करते हुए कहता था, अंजलि देखना, एक दिन हमारा बुटीक और हमारा फैब्रिक ब्रांड पूरे देश में नंबर 1 होगा। जब मैंने शर्माते हुए पूछा था, हमारा, तो उसने मेरा हाथ थाम कर कहा था, हाँ, विजन मेरा और क्रिएशन तुम्हारा। उस एक हमारा शब्द के झांसे में आकर मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। शादी के शुरुआती 2 साल किसी परियों की कहानी जैसे थे। जन्मदिन पर वह मुझे सरप्राइज टिप्स पर ले जाता, हर छोटी कामयाबी पर शैंपेन की बोतल खुलवाती और वह मेरे पिता की सीधे सादे व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकता था। पर जैसे ही उसके पैर बिजनेस में जमने लगे, मैं उसकी जीवन संगनी से सिमटकर उसकी कंपनी की एक फ्रीलांस लेबर बनती चली गई। अंजलि, अपना समर कलेक्शन बाद में डिजाइन करना, पहले मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट की डील स्केचेस फाइनल करो। लंदन वाले इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पर तुम बात करोगी। तुम्हारी प्रोडक्शन स्किल कमाल की है। घर की शालीनता भी बनी रहे और ऑफिस का काम भी ना छूटे। आखिर सिंघानिया खानदान की बहू हो। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपने खुद के फैशन शोज छोड़े, अपने सिग्नेचर डिजाइन्स उसके नाम से पेटेंट होने दिए, अपनी रातों का सुकून खोया और धीरे धीरे अपनी पहचान भी। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसकी बड़ी बहन मालती हर महीने हमारे घर आकर डेरा डालने लगी। आंखों में कड़वाहट, होठों पर मीठी चाशनी और लहजे में तंज। आजकल की ये कामकाजी लड़कियां बस अपने नाम का ढिंढोरा पीटना जानती हैं। समरेश, बीवी को पलकों पर मत बैठाओ, बिजनेस मर्दों के दम पर चलते हैं, औरतों का काम तो बस पीछे खड़े होकर सपोर्ट करना है। मैं घूंट पीकर रह जाती, कभी पिता की दी हुई परवरिश के कारण तो कभी समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे। उस रात भी चिंगारी बहुत छोटी सी बात पर भड़की थी। बाहर कड़कड़ाती ठंड थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। मैं अभी अभी चेंज करके निकली ही थी, ठंड से कांप रही थी और बदन पर सिर्फ एक ऊनी शॉल लिपटा था। समरेश गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे में आया और सीधे हुक्म सुनाते हुए बोला, अगले महीने से दीदी हमेशा के लिए हमारे इसी फ्लैट में शिफ्ट हो रही हैं। मैंने उनके पुराने शहर का मकान बिकवा दिया है। मैंने साल को खुद पर कसते हुए शांत आवाज में कहा, समरेश, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या तुम्हें मुझसे एक बार मशवरा नहीं करना चाहिए था? आखिरकार यह मेरा भी घर है। वह जोर से हठास कर उठा, तुम्हारा घर? इस घर की एक एक ईंट मेरे टर्नओवर से आई है।
समझे। मैंने इस बार अपनी रीढ़ सीधी की और उसकी आंखों में देखकर कहा, और उस टर्नओवर को करोड़ों में बदलने वाले डिजाइन्स मेरी उंगलियों से बनाए हैं, यह आप भूल रहे हैं। बस मेरा इतना कहना उसके पुरुष अहंकार पर चोट कर गया। उसने झटके से मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए लिविंग रूम की तरफ ले गया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे कंधों पर लाल निशान पड़ गए। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरे और मेरी बहन के फैसलों के बीच में आओ। और इसके साथ ही उसने मुख्य दरवाजा खोल दिया। समरेश, बाहर देखो कितनी बर्फ, तेजी हवा है, कम से कम मुझे कपड़े तो बदलने दो। मैं गिड़गिड़ाई, पर घमंड के नशे में चूर उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। उसने पूरी ताकत से मुझे लॉबी में धक्का दे दिया। मैं ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। लिफ्ट के पास लगे शीशे में मैंने अपनी बेबसी देखी। शॉल को खुद से लपेटे मैं ठंड और अपमान से थर थर कांप रही थी। उसी वक्त पड़ोस के फ्लैट का दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक चेहरा बाहर झांका और बदनामी के डर से तुरंत बंद हो गया। अंदर से समरेश की दहाड़ सुनाई दी। जब रात भर इस ठंड में ठिठुरोगी तब समझ आएगा कि सिंघानिया साम्राज्य के बिना तुम्हारी औकात क्या है। और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने रोने से मैं एक सेकंड भी नहीं जाया कि ना ही उस बंद दरवाजे को खटखटाया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और वहां से एक बेहद गंभीर और भारी आवाज आई, अंजलि। मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे बुजुर्ग पिता पंडित केदारनाथ कोट पहने खड़े थे। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना लंबा ओवरकोट उतारा और मुझे पहना दिया। जब उन्होंने मेरी बाह पर समरेश की उंगलियों के नीले निशान देखे तो उनके हाथ कांप उठा। इसने हाथ उठाया तुझ पर, पिता की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मैं उनके सीने से लगकर रो पड़ी। पिता ने उस बंद फ्लैट की तरफ देखा और अपने फोन से एक नंबर मिलाया। वह नंबर समरेश के सबसे बड़े ग्लोबल वेंडर और फैब्रिक सप्लायर का था, जिसके साथ मेरे पिता के पिछले 30 सालों के दोस्ताना ताल्लुक थे। फोन उठते ही पिता ने बिना किसी भूमिका के कहा, दिनेश जी, सिंघानिया टेक्सटाइल्स को मिलने वाला कॉटन और सिल्क की अगली पूरी शिपमेंट रोक दीजिए अभी इसी वक्त। उधर से घबराई हुई आवाज आई, लेकिन केदार जी, उनका तो एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर पेंडिंग है, वे बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ना, रोक दीजिए, जो नुकसान होगा मैं देख लूंगा। पिता ने फोन काट दिया। मैंने रोते हुए पूछा, पापा यह सब क्या है? पिता ने मेरे सिर पर हाथ रखा। अंजलि, समरेश को लगता है कि वह अपनी बदौलत बड़ा बना है। वह भूल गया कि टेक्सटाइल मार्केट के जिन बड़े नामों के भरोसे उसका बिजनेस टिका है, वे मेरे पुराने साथी हैं। मैं सिर्फ तेरी गृहस्थी के लिए चुप था, क्योंकि तू हमेशा कहती थी कि पापा वह बदल रहे हैं, लेकिन आज उसने मेरी बेटी को सड़क पर फेंक दिया। ठीक उसी पल फ्लैट का सेफ्टी डोर खुला। समरेश बाहर आया, शायद यह देखने कि मैं रो रही हूँ या नहीं। पर जब उसने मेरे साथ मेरे पिता को खड़ा देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिता ने आगे बढ़कर समरेश की आंखों में देखा और कहा, समरेश सिंघानिया, तुमने आज सिर्फ एक औरत को घर से बाहर नहीं निकाला, बल्कि अपने विनाश के दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। आसपास के फ्लैट के लोग अब गलियारों में आ चुके थे। समरेश ने बात संभालते हुए कहा, पंडित जी, यह हमारा आपसी झगड़ा है, आप बीच में मत पड़िए। मैंने आगे बढ़कर समरेश के चेहरे के सामने अपने हाथ का निशान किया। यह आपसी झगड़ा नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस है, और इसका जवाब अब कोर्ट देगा। तभी फ्लैट के अंदर से मालती देवी चिल्लाई, अरे भाई, इस लड़की के पर कतराना जरूरी है, बहुत उड़ने लगी थी। मैंने
पलटकर मालती देवी को जवाब दिया, दीदी उड़ना मैंने अपने पंखों से सीखा था, आपके भाई के पैसों से नहीं। और याद रखिए, जो घर दूसरों को उजाड़ कर बसाया जाता है वह कभी फलता नहीं है। अंजलि, तमीज से बात करो, समरेश चिल्लाया। पर अब मुझे कोई डर नहीं था। पिता ने मेरा हाथ थामा। चल बेटा, इस खोखले महल में तेरी इज्जत नहीं है। मैं आगे बढ़ी, फिर रुकी। मैंने उस आलीशान फ्लैट की तरफ देखा जहां मैंने अपने हुनर की आहुति दी थी। मैंने पिता का कोट कसकर लपेटते हुए समरेश से कहा, समरेश, आज तुमने मुझे इस हाल में निकाला है, कल मैं खुद आऊंगी, पर अपना सामान या गहने लेने नहीं। उसने उपहास उड़ाते हुए पूछा, तो फिर क्या भीख मांगने आओगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपना ब्रांड नेम और अपने डिजाइन्स के राइट्स वापस लेने। उस रात में पिता के साथ उनके घर आ गई, पर असली खेल अगली सुबह शुरू हुआ। पूरी दिल्ली के बिजनेस गसिप्स में तहलका मच गया। सिंघानिया टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल, सप्लायर्स ने काटा नाता। उसी दोपहर मैंने दिल्ली के ओखला में अपने पुराने बंद पड़े छोटे से बुटीक का शटर उठाया। मशीनें धूल से ढकी थी, मेरे पुराने स्केचेस बिखरे पड़े थे। मैंने उन पर जमी धूल साफ की और खुद से कहा, अब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। पीछे से मेरे पुराने कारीगर और मास्टर जी हाथ जोड़कर खड़े थे। मैडम, आप वापस आ गई, हम सब आपका ही रास्ता देख रहे थे। अगले एक हफ्ते में सिंघानिया ग्रुप ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। कच्चे माल की कमी और डिजाइन्स के कॉपीराइट्स के लीगल नोटिस ने समरेश की कमर तोड़ दी। 8वें दिन मेरे फोन पर समरेश का नाम फ्लैक्स हुआ। मैंने फोन उठाया, उधर से सिर्फ उसकी हाँफने की आवाज आ रही थी, अंजलि प्लीज सब भूल जाओ, घर वापस आ जाओ, क्लाइंट्स मुझसे कॉपीराइट क्लेम मांग रहे हैं। मैंने बेहद ठंडे लहजे में कहा, समरेश, बिजनेस मर्दों के दम पर चलते हैं ना, तो अब अपनी सूझबूझ से संभाल लो। वह गिड़गिड़ाया, मार्केट में मेरी साख दांव पर लगी है, लोग थू थू कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हें तुम्हारी साख की फिक्र है। समरेश, उस रात मेरी इज्जत की नहीं थी। जो इंसान अपनी पत्नी के हुनर को अपनी जागीर समझता है, उसे एक दिन खाली हाथ होना ही पड़ता है। और मैंने कॉल काट दी। 2 हफ्ते बाद दिल्ली के एक बड़े प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में नेशनल फैशन एंड टेक्सटाइल एक्सपो था। समरेश वहां आखिरी उम्मीद लेकर इन्वेस्टर्स के सामने गिड़गिड़ा रहा था। ठीक उसी वक्त मैं अपनी नई टीम और लीगल एडवाइजर के साथ उस हॉल में दाखिल हुई। हॉल में मौजूद सभी बड़े बायर्स मुझे सालों से जानते थे। समरेश मुझे देखकर कांप उठा। अंजलि, तुम यहाँ मेरी डील खराब करने आई हो? मैंने माइक संभाला और पूरे हॉल के सामने कहा, मैं यहाँ किसी को की डील खराब करने नहीं, बल्कि यह बताने आई हूँ कि सिंघानिया ग्रुप के पास जो डिजाइन्स हैं वे अवैध हैं। उनका असली कॉपीराइट मेरे नाम यानी अंजलि शर्मा क्रिएशंस के पास है। वहां मौजूद मुख्य इन्वेस्टर ने तुरंत अपने पेपर्स बंद किए। हम किसी ऐसे ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिस पर धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का केस चल रहा हो। सिंघानिया जी, वी आर आउट। देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो गया। समरेश वहीं कुर्सी पर ढह गया। उसका अहंकार, उसका नाम, उसका सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। वह बदहवास था सा मेरे पास आया, तुमने मुझे सड़क पर ला दिया अंजलि। मैंने अपनी आंखों उसकी आंखों में डाल दी। मैंने सिर्फ तुम्हें आईना दिखाया है समरेश। सड़क पर तुमने मुझे फेंका था, मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाई है। उस शाम जब मैं अपने नए शोरूम की चेयर पर बैठी थी, मास्टर जी ने आकर कहा, मैडम, हमारे नए कलेक्शन के सारे ऑर्डर
एडवांस में बुक हो चुके हैं। मेरी आंखों में संतोष के आंसू थे। आज मुझे किसी की प्रताड़ित पत्नी के रूप में नहीं बल्कि भारत की लीडिंग टेक्सटाइल डिजाइनर अंजलि शर्मा के रूप में पहचान मिली थी। रात को समरेश का आखिरी मैसेज आया, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक वाक्य लिखा, जिस रात तुमने मुझे सिर्फ 1 साल में सड़क पर धकेला था, समरेश सिंघानिया नाम का शख्स मेरे लिए उसी रात मर चुका था और मैंने उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। 1 साल बाद जब मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो मीडिया ने पूछा, मिस शर्मा, इस अविश्वसनीय सफलता के पीछे क्या राज है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब एक औरत दूसरों के बनाए घरों में अपनी पहचान ढूंढना बंद करके खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और सामने बैठे मेरे पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि उस ठंडी रात में जो अंजलि घर से बाहर फेंकी गई थी, वह हारी नहीं थी, बल्कि वह तो एक अजय साम्राज्य की रानी बनने की शुरुआत थी।